ख्वाजा शमसुल इस्लाम, उनका भी रिसेंटली मर्डर हुआ। एक्चुअल रीजन क्या थी? एक्चुअल रीजन थी सिर्फ ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, नथिंग एल्स। अगर किसी वकील को कोई गालियां भी देता है तो 50 वकील सिटी कोर्ट में पहुंच जाते हैं उस वकील के साथ। ख्वाजा साहब के केस में कोई एक दिन हमें बताए जिसमें हमारी फर्म के पूरे बंदे गए हो, बाकी तो छोड़ो। आई वाज द ओनली पर्सन प्लीडिंग द केस एट दैट टाइम एंड आई आर्ग्यूड द मैटर। मोहम्मद अली साहब वाज विद मी। आपके एक्सपीरियंस में कौन सा स्टेज जो है वो टफेस्ट है? स्क्रीनिंग या रिटर्न डिस्क्रिप्टिव जिसको कहते हैं, या फिर इंटरव्यू? एक चीफ जस्टिस साहब थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 99% जजेस को इंग्लिश नहीं आती। 99% डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को इंग्लिश नहीं आती उनके मुताबिक। इज इट ट्रू और फॉल्स? जो रिटन या डिस्क्रिप्टिव होता है, इसका क्या पैटर्न होता है? किस चीज पे आपको टेस्ट किया जाता है? रिटन में 4 मेन सब्जेक्ट हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, कानूनी शहादत। अब रिटन में क्या पूछते हैं? मुझसे सजाद अली साहब ने जब इंटरव्यू लिया था, वो चीफ जस्टिस से दूसरे 4 जजेस थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कितने केस चलाए? मैंने कहा सर मैंने 5 केस चलाए। पहला केस कौन सा था? मैंने कहा सर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उन्होंने कहा आपने उठते ही तलाक कराना शुरू कर दी। मैंने कहा सर मिला यही था, वही मिलता है मुझे सर, वही मिला था मुझे भी। इस पे जो मेरिट बनता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है? जब मैं 2016 में जज था, मुझे एक दोस्त ने फोन किया कि शाह साहब मेरे पास एक केस आया है चोरी का, मुझे इस पे जजमेंट दे दो अच्छी। मैंने कहा भाई चोरी का केस तुम्हारे पास आ गया तो ये तो बताओ कन्विक्शन बन रही है या एक्विटल करना है? ठीक है, मेरे पास तो मैंने तो दोनों लिखी हुई है, तुमने जो अच्छी लिखी हुई है वो मुझे दे दो। अरे मैंने कहा भाई अच्छी अगर मैंने कन्विक्शन की लिखी हो तो तुम कन्विक्शन लगा दोगे उसको। 2017 की बात है, एक वकील साहब से मेरा फड्डा हो गया था कंडियारों में, तो हमने भी कोर्ट उतार दिया कि आजा भाई कोर्ट में ही थी। तो मैं वो चले गए मेरे खिलाफ डीजे के पास कि सर वो ये जज तो है ही नहीं, वो कह रहा है आ जाओ लड़ने के लिए। जज ने मुझे डीजे साहब ने कहा कि तुम क्या भाई एमपी हो, एसएच हो, क्या हो कि तुम वकीलों से लड़ रहे हो? मैंने कहा सर मैं जज हूँ, बेगरत नहीं हूँ। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट. In this episode of Legal Talks, our guest is Mr. Sayyid Imtiaz Ali Rashidi. He is an advocate, high court and a former judge, and he has served as a judge for several years. आज हमने उनसे जाना जुडिशल एग्ज़ाम्स के बारे में, स्पेशली रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यूज़ के बारे में, कि उन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाए, क्या एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है रिटन एग्ज़ाम में, इंटरव्यूज़ में कैसे अटेम्प्ट करना है उन्हें। इसके अलावा हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि हमारे जुडिशल सिस्टम में ऐसे कौन से फ्लॉज हैं जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस किए बीइंग अ जज, देखे, जिनकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम ख़राब होता है। एंड ही इज़ ऑल्सो सीनियर एसोसिएट ऑफ ख्वाजा शमसुल इस्लाम, जो कि एक सीनियर एडवोकेट जिनका कुछ टाइम पहले मर्डर हुआ था, एंड राशिदी साहब उनके मर्डर केस को भी परस्यू कर रहे थे। उससे पहले भी जब उनको थ्रेट्स थे तो ही वॉज द वन जो उनके केसेस में ख्वाजा साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो हमने ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब का जो भी मर्डर केस है उसकी ऐसी फैक्ट्स, ऐसे हकायक उनसे जानने की कोशिश की जो शायद मीडिया पे या सोशल मीडिया पे अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड एन्जॉय। अच्छा, आपके बारे में एक चीज़ मुझे बहुत लोगों ने कहा कि पॉडकास्ट में पूछिएगा, वो आपने एक एफआईआर कराई थी, पीर पगाड़ा हैं उनके बेटे पे। व्हाट वाज दैट? अच्छा वो ये था कि देखें अगर मेरे पास एक क्लाइंट आई जिसका नाम था डॉक्टर सनम चाचड़। उसका केस बहुत सारे वकील नहीं ले रहे थे क्योंकि हमारे वकील साहब या जो हमारे बार के लीडर्स हैं वो देखते हैं अगर अदर साइड से कोई फैमिली बड़ी पावरफुल है तो कोशिश करें कि फड्डे में आए ही नहीं। तो उसको मेरे पास एक वकील लेके आया था, वो मेरा म्यूचुअल दोस्त था, उनका भी जानने वाला था, तो म्यूचुअल था। उसने मुझे कहा कि सर आप इनका केस लेंगे? मैंने कहा ले लेंगे, आई मैं प्रोफेशनल लॉयर, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आगे अदर साइड से कौन है, ठीक है, किसी भी तबके से बिलोंग करता है या किसी भी सेक्टर वगैरह से या सेक्शन से। तो उसके मैंने केस लिया था डॉक्टर सनम चाचड़ का। तो केस लेने के बाद वो मुझे कह रहे थे जो पीर पगारा के बेटे थे कि आप इस केस को विथड्रा कर लें, वकालतनामा अपना। मैंने कहा मैं तो आई कांट विथड्रा माय वकालतनामा, जब एक मरतबा मैंने फ़ाइल कर दिया वकालतनामा तो आई विल बी विथ माय क्लाइंट, ठीक। तो उसके लिए मुझे जो भी कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े आई विल फेस द कंसिक्वेंसेस, बट आई विल नॉट लीव माय क्लाइंट अलोन, ठीक है। और ये मेरे हमारे प्रोफेशनल एथिक्स भी नहीं है कि जो हमारे लीगल पिटिशन बार काउंसिल रूल्स के मुताबिक चैप्टर 12 व्हेन आई हैव एक्सेप्टेड अ ब्रीफ देन आई हैव टू प्रोसीड विद द केस। तो उस वजह से हमारे इशू हुए। फिर उन्होंने जो है मेरे जूनियर्स को धमकियां देना शुरू की, हमने कुछ टाइम इग्नोर किया। केस क्या था, अगर आप उसके कुछ अगर केस असल में केस उसका ये था, उनका एक फ्लैट था डॉक्टर सनम चाचड़ का, जो उनके पहले शोहर थे, वो सऊदी अरब में डॉक्टर थे। उन्होंने इनको फ्लैट परचेज़ करके दिया था। डॉक्टर सनम चाचड़ के पहले शोहर से 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। तो जब इनको फ्लैट की पोजीशन मिल गई तो जो पीर पगारा साहब के ये बेटे हैं उस्मान मुस्तफ़ा शाह, इन्होंने क्या किया, उसको कहा कि इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। अब इनको ये सेंस हो गया कि अगर मैं फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी ये कब्ज़ा कर लेंगे, अगर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो मैं छुड़वाऊंगी कहाँ से।
उन्होंने कहा कि मैं फ्लैट में शिफ्ट नहीं होंगी क्योंकि मेरे पहले जो 2 बच्चे हैं उनका मैं खर्चा आपसे नहीं लेती। इस फ्लैट से मेरे पास रेंट आता है, तो उस रेंट से मेरा सर्वाइवल होता है बच्चों का, तो मैं उस वहाँ पे शिफ्ट नहीं होंगी। फिर उसने उसको मारा-पीटा, घर से निकाल दिया। वो उसने जना मेडिकल हॉस्पिटल में उनका हुआ इमरजेंसी में एग्ज़ामिनेशन, उसमें कुछ इंजरीज़ आई, ब्रूजेस थी इनके ऊपर। हमने डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन फाइल कर दी एक, और दूसरा इन्होंने जो सिविल सूट फाइल किया था उसको हमने कंटेस्ट किया। ये असल में पूरा इशू ये था कि 3 करोड़ की फ्लैट की वैल्यूएशन थी, वो उसको हड़प करना चाह रहे थे। दिस वाज़ द ओनली इशू। तो फिर आप एफआईआर तक नौबत कैसे आई? एफआईआर तक नौबत ऐसे आई कि इन्होंने, जब हम सिटी कोर्ट में उस कोर्ट से निकल रहे थे जिसमें केस लगा हुआ था, ये हमारे सामने आ गए और इन्होंने हमें गालियाँ देना शुरू कर दी, धमकियाँ देना शुरू कर दी। इनके साथ 2 सिविलियन बंदे भी थे जो मैंने एफआईआर में मेंशन करवाए थे। जब वो वहाँ पे इशू हुआ तो उसके बाद हमने एफआईआर करवाई। इफ़ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ लॉयर, ठीक, एंड ही इज़ एक्सटेंडिंग थ्रेट्स टू मी कि मैं तुम्हें मार भी दूँगा, तुम केस से विथड्रॉ नहीं कर रहे और हमें गालियाँ भी दे रहा है, तो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 34 हमने लगवाए थे, 504 और 5062। उसके बाद हमने ये एफआईआर करवाई थी। उसका क्या फेट क्या हुआ? उसका फेट ये हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने आके, हमारे जो बार के प्रेसिडेंट हैं, फेमस फॉर कंप्रोमाइज़, उन्होंने आके कहा बड़ा साहब ने कि दादा बात को समझो, कंप्रोमाइज़ करो। हमने कहा माफ़ी मांग ली तो हम कंप्रोमाइज़ कर देंगे। फिर वो बड़ा साहब ने उनको बुलाया, वो बैठे, हम भी बैठे, उन्होंने लिख के दिया। वो अभी तक मेरे पास एफिडेविट पड़ा है उनका कि मैं फ्यूचर में कभी गालम गलौच नहीं करूँगा और मैं जो है धमकियाँ भी नहीं दूँगा और मैं मादरत करता हूँ आपसे। फिर उसके बाद हमने एफआईआर वापस ले ली क्योंकि हमारा कोई पर्सनल इशू तो था नहीं। मेरा इशू ये था कि भाई मैं क्लाइंट का केस चला रहा हूँ, मैं चलाते रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उन्होंने वो वापस कर ली। उसके बाद जो है हमने केस चलाना शुरू कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस में। टिल टुडे ही इज़ अक्यूज्ड एंड ही इज़ फेसिंग द ट्रायल। सिविल सूट उसका हमने डिसमिस करा दिया, प्लेंट रिजेक्ट करा दी, 711 में हो गई। अब वो फ्लैट जो है उसी लेडीज़ के पास है। बाकी जो दूसरे उनके फैमिली केस हैं डोमेस्टिक वायलेंस, वो आज तक चल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायद एक ही गाँव के भी हैं? हाँ, मैं एक ही गाँव के भी हैं, मेरे वाले साहब के कज़न भी हैं, सेकंड कज़न। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब इतना क्लोज रिलेशन में भी आप शायद ना लेते वो केस, देखिए नहीं, बिकॉज देयर आर सम पर्सनल लिंक्स इन्वॉल्व्ड, या एफआईआर एटलीस्ट? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, मेरे वकील के लिए उसकी प्राइम ड्यूटी जो है ना, उसकी वकालत ही है। वकील के लिए सबसे पहले उसकी वकालत होनी चाहिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जिस बंदे से हम कहें कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे तो गांव में 400 लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, 500। अब मतलब कोई भी केस आए मेरे पास जो सिविल नेचर का हो, मैं कोई एफआईआर करवाने तो नहीं गया था ना। अगर कोई बंदा कहे कि सर आपका रिश्तेदार है और आपका रिश्तेदार जो है वो हमें जान से मार भी रहा है और हमारे ऊपर फायरिंगें भी करवा रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस केस में तो नहीं था, या हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहा है, तो मैं क्या कहूँ कि ये मेरा रिलेटिव है, सॉरी आई विल नॉट टेक यू अ केस, ऐसे बोलूँ? क्योंकि कुरान तो कहता है कि भाई अगर आपको गवाही भी देनी हो तो आप किसके लिए देंगे? हक सच की बात कहेंगे, चाहे वो गवाही किसी के भी खिलाफ हो। ऐसा ही तो है। बीइंग अ लॉयर, अगर मुझे लॉ ये इजाज़त देता है कि आप केस लें, केस में मैं क्या करता? कोई जान से मार देता किसी को? यही कर सकता था ना कि मैंने केस ब्रीफ लिया, नाउ आई विल प्लीड द केस, ठीक है, बिफोर द जज, एंड द जज हैज़ टू डिसाइड वेदर मेरे क्लाइंट का राइट सही है या गलत या नहीं है, वो केस मेंटेनेबल है कि नहीं, वेदर शी इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट। यही होना था ना। अब इस पे अगर दूसरा बंदा आए और आपको धमकाना शुरू कर दे कि केस विथड्रॉ करो, ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर लेंगे, तो डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, केस ही चलाएंगे। अच्छा सर, एक और इस केस के अलावा आप काफ़ी एक्टिव रोल भी प्ले कर रहे हैं और आप शायद द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन है जिससे हम पूछ सकते हैं। ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो कि एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट थे, वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, नंबर ऑफ रिपोर्टेड जजमेंट्स, उनका भी 400, हाँ। यस 400, उनका भी रिसेंटली मर्डर हुआ एंड यू आर हिज एसोसिएट जी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं, हमने उस पर बात भी की है। एक्चुअल रीज़न क्या थी? हमें आपसे एक्चुअल रीज़न जानना चाहूँगा। एक्चुअल रीज़न थी सिर्फ ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, नथिंग एल्स। ख्वाजा साहब का इशू हुआ था 2021 में। जिन लोगों ने एफआईआर कराई, जो मेन अक्यूज़ हैं, इमरान उसके भाई ज़रार ने एफआईआर करवाई थी, एफआईआर नंबर 456/2021 PS दरकशां की। उन बंदों ने एफआईआर के कंटेंट्स में ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि हम अपने वाले साहब के साथ फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। हमने देखा 2 डाले आए ब्लैक कलर के, हमारे वाले साहब को डाले वाले में डाल के गाड़ी में लेके चले गए और उसके बाद हमें अपने वाले साहब की लाश मिली, ठीक है। 1-2 दिन के बाद हमने एफआईआर करवा दी, किसके खिलाफ? अननोन अक्यूज़। अब मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है। अगर मैं आपको देखूं कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो मैं आपको स्पेसिफिकली नॉमिनेट करूंगा इन द एफआईआर कि भाई मैंने देखा हमान साहब जो हैं किसी बंदे को अगवा करके ले जा रहे थे 7 बंदों के साथ। अब जिन बंदों का 2015 से ताल्लुक हो ख्वाजा साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि हमने पहले जो हमने देखा कि भाई अननोन बंदे थे, हम किसी को जानते ही नहीं। फिर उनका फर्स्ट सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है
जिसमें मुद्दई अपना स्टेटमेंट दे रहा है सप्लीमेंट्री, ख्वाजा साहब का नाम नहीं। ये इमरान भी स्टेटमेंट दे रहा है, ख्वाजा साहब का नाम नहीं। फिर इनका सेकंड स्टेटमेंट होता है, उसमें भी ख्वाजा साहब का नाम नहीं। फिर आफ्टर 1 मंथ एंड 17 डेज वो बंदे स्टेटमेंट देते हैं। तकदीर खान, जो ये यूट्यूब पे बड़ी वीडियो भी आ रही हैं उनकी, और हमारी काबिल जो एजेंसीज हैं वो टेक नहीं कर पा रही आज तक, वो कहते हैं कि भाई उन्होंने पूरी स्टोरी बनाई कि जो नबी गुल साहब थे, जो जिनका इंतकाल हो गया, उनको ख्वाजा साहब ने कत्ल करवाया। अब 1 महीना 17 दिन के बाद उन्होंने ख्वाजा साहब का नाम खोला। वो इन्वेस्टिगेशन 3 मरतबा हुई। अब इन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आज इन्फ्लुएंशियल पर्सन, दैट्स व्हाई पुलिस ऑफिशियल्स वर नॉट अरेस्टिंग ख्वाजा साहब, और ख्वाजा साहब को अरेस्ट ना करने की वजह से ख्वाजा साहब का ये जो है उनको 169 में नाम डाल के निकाल के आ रहे थे। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी वकील को कोई गालियाँ भी देता है तो 50 वकील सिटी कोर्ट में पहुँच जाते हैं उस वकील के साथ। ख्वाजा साहब के केस में कोई एक दिन हमें बताएं जिसमें हमारी फर्म के पूरे बंदे गए हों, बाकी तो छोड़ें। I was the only person pleading the case at that time and I argued the matter. मोहम्मद अली साहब with me, जो FIR 456 2021। उससे पहले क्योंकि मैं जज था 2021 में, तो उस वक्त ख्वाजा साहब की FIR हुई। एक मरतबा इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा कि हमने जियो फेंसिंग कराई, हमने CDR निकलवाए, हमने CCTV फुटेजेस निकलवाई हैं, हमने विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, कुछ भी नहीं है। देयर नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक ऑफ ख्वाजा शमसुल इस्लाम विद द मर्डर। फिर मजिस्ट्रेट साहिबा ने कहा कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें, दूसरा कोई आए वो आईओ इन्वेस्टिगेशन करे। आईओ ने इन्वेस्टिगेशन की, दूसरे ने, उसने भी कहा कि सर हमने पूरी तफ्तीश कर ली, हर चीज़ हमने देख ली, ख्वाजा शमसुल इस्लाम के खिलाफ कोई भी नहीं। हमने भी आर्गूमेंट में कहा था कि भाई नबी गुल को अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम कोई भी कातिल हो, कभी कातिल के फेवर में नहीं है, पर आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, जिसने कुछ किया ही ना हो आप उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा लें। फिर तीसरी मरतबा इन्वेस्टिगेशन हुई अभी रिसेंटली, जो DSP ने की। DSP ने भी इन्वेस्टिगेशन करा के सेम रिपोर्ट जमा कराई कि सर ख्वाजा शमसुल इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। अब वो ख्वाजा शमसुल इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं था, A क्लास रिपोर्ट अप्रूव हो गई। अब इस A क्लास रिपोर्ट अप्रूव होने से पहले 14 नवंबर 2024 7:50 थे टाइम, ख्वाजा साहब जो है मस्जिद नूरुल इस्लाम से नमाज़ पढ़ के खालिद इकबाल और अली अहमद मितलो साहब आ रहे थे। अब इन्होंने एक आपने बयान सुना होगा तकदीर का कि थोड़ा सा छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और ATC की FIR करवा दीजिए ख्वाजा साहब ने, ये पावर का मिसयूज़ हो रहा है, ये पावरफुल लोगों का मुल्क है, ऐसे वैसे। उसमें ख्वाजा साहब को 2 गोलियां मारी इन्होंने। एक गोली उनके राइट ईयर पे जो पूरा कान फट गया था, दूसरी गोली उनके बाजू पे, बिकॉज देवर शार्प शूटर। वो अगर मारना होता तो पहले दिन मार देते। देवर ट्राइंग टू जस्ट गिव हिम अ लेसन कि नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो तुम्हें मारेंगे अगर हमारी डिमांड नहीं मानते। उनके रिब्स फ्रैक्चर कर दिए ख्वाजा शमसुल इस्लाम के। उनका हाथ में चोट लगी। उसकी जो टांग ख्वाजा साहब की पहले टूटी हुई थी उसको इतनी मरतबा राड मारी कि वो दोबारा फ्रैक्चर हो गई, और 4 से 6 महीने वो कोर्ट नहीं आ सके, वो चल भी नहीं पा रहे थे। अब ये कह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क, जो हमारा ATA में लॉ है, कहता है कि भाई अगर मस्जिद के सामने अगर आप किसी को टेरराइज करेंगे, पूरी पब्लिक जमा होगी, देन दिस इज द ऑफेंस फॉल अंडर सेक्शन 6 and 7 ऑफ द ATA। ठीक। अब उसके बाद जब ख्वाजा साहब ने उस केस में 164 का स्टेटमेंट कराया 30 जुलाई को, ठीक, 30 जून वाला यहाँ थी, यहाँ जुलाई थी आई बिलीव, स्टेटमेंट कराया, और A क्लास जो रिपोर्ट थी उसमें से भी ख्वाजा साहब का नाम निकल गया। अब दे हैव नो अदर ऑप्शन। फिर इन लोगों ने आके ख्वाजा साहब को ये जो दरख्शां थाने में कुरान अकेडमी थी वहाँ पे शहीद कर दिया। पीछे सिर्फ एजेंडा एक था इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान, क्योंकि मैंने ख्वाजा साहब की ऑफिस ज्वाइन की थी 2022 में, और ये इशू शुरू होना हुए 2024 में नवंबर के बाद। ये लोग मुसलसल इवन बीच में शाहिद अफरीदी साहब भी आए थे, जो हमारे मशहूर क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी अप्रोच किया था ख्वाजा साहब को कि ये वो कह रहे हैं कि बस आप जो है हमें 2-2 करोड़ रुपए तक दे दें और हम जो है केस से हाथ ले लेंगे। ख्वाजा साहब ने कहा कि भाई 2-2 करोड़ तो क्या, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा अगर मैं इनको मुआवजा दूँ, इट मीन्स आई हैव कमिटेड द मर्डर। आप कह रहे हैं कि मैं वो इल्ज़ाम लूँ जो मैंने किया ही नहीं है, तो वो मैं नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। ये सारा किस्सा था। एक सीनियर वकील ने भत्ता नहीं दिया, ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, वो शहीद हो गया। दिस इज सिंपल। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और भी है, वाई ख्वाजा शम्स जी। कहते हैं कि अगर कोई रूमर्स भी होते हैं तो उसके पीछे अगर वो पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ सच तो होता है। हाँ। और इसके अलावा भी गालिबन मुझे जहाँ तक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं, ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब पे एक और मर्डर का भी इल्ज़ाम ऑलरेडी लग चुका है, जो कि उनके ड्राइवर का था। वो ड्राइवर का था, और वो तो केस, मैं जो सवाल मेरा ये है कि वाई ख्वाजा शम्स, और क्या वो पिछला भी एक केस उन पे भी इल्ज़ाम लगा एंड दिस टाइम एज वेल? देखिए इसमें ये 2 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। पहला वाला जो केस था ड्राइवर वाला, वो केस तो ख़त्म हो गया,
वो उस वक्त ड्राइवर ने कहा कि हमने किसी के दबाव में आके नाम दिया था। आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम इन माय व्यू वाज द ओनली लॉयर हु वाज कंटेस्टिंग द केसेस अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, हु वाज कंटेस्टिंग द केसेस अगेंस्ट द एजेंसीज। ही वाज द ओनली पर्सन जो किसी से डरता नहीं था, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस ही वाज माय रोल मॉडल। उसी वजह से मैं ख्वाजा साहब को मानता था, वो किसी से नहीं डरते थे सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अब ख्वाजा साहब ही क्यों, जब 2021 वाला ड्राइवर वाला केस ख़त्म हो गया, एक बड़ी जजमेंट है हाई कोर्ट की, वो आप देख लीजिएगा उस केस में, कि उस केस में भी ख्वाजा साहब के खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं आई, वो केस ख़त्म हो गया। अब ख्वाजा साहब ही क्यों, बिकॉज इन 2015 जो ख्वाजा साहब का झगड़ा हुआ था हाई कोर्ट में, द एंटायर बार वाज ऑन वन साइड, ख्वाजा शमसुल इस्लाम वाज ऑन अदर साइड, और वो वकील गालम गलोच करते थे। ख्वाजा साहब ने उस टाइम पे प्राइवेट बंदे उनको चाहिए थे एज अ सिक्योरिटी विद द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार उस वक्त थे फ़हीम सिद्दीकी साहब, उनकी परमिशन से उन्होंने गार्ड रखे, प्राइवेट गार्ड, जिसमें से एक थे नबी गुल साहब, ठीक, एक वो थे गार्ड, दूसरे थे साथी खालिद इकबाल ख्वाजा साहब के जूनियर थे जो कंप्लेनेंट भी थे। अब 2015 में 8 महीने का ताल्लुक हो गया। एंड ख्वाजा साहब की मैं आपको एक खुसूसियत बताऊं कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो ऑफिस में उनके स्टाफ होता था या जो दूसरे लोग होते थे, जब भी उनसे मदद मांगने आते थे फाइनेंशियली, उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। 8-9 महीने रहे नबीगुल साहब उनके साथ, उसके बाद भी काफ़ी मरतबा वो आते रहते थे फाइनेंशियल हेल्प की वजह से, ख्वाजा साहब उनकी करते थे। अब ख्वाजा साहब से जो एक बड़ी गलती हो गई, जो मैं समझता हूँ, वाय ख्वाजा शमसुल इस्लाम, जब नबीगुल साहब का इंतकाल हुआ तो उस टाइम ख्वाजा साहब की ज़बानी जो उन्होंने हमें बताया कि मैंने इनकी फैमिली को 20 से 25 लाख रुपए दिए। क्यों दिए? कि आप जो बेटियां हैं उनकी शादियां कराएं और आप पढ़ें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और ये 20-25 लाख ये कोई ख़ास लोग नहीं थे जिनको दिए। हमारी ऑफिस में शबीर समूह हुआ करता था, रिसेप्शनिस्ट, उनका इंतकाल हो गया, उसकी बीवी को ख्वाजा साहब ने 20-25 लाख रुपए दिए। उससे पहले जितने भी लोग ख्वाजा साहब की ऑफिस में रहे, जिन्होंने मांगे ठीक पैसे, ख्वाजा साहब ने तो अपने एसोसिएट ऐसे भी हैं जिनको घर भी लेके दिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हमारे यहाँ एक बंदा टी बनाता है, सोहेल नाम है उसका, उसने कहा सर मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। ख्वाजा साहब ने कहा लोन चाहिए? नहीं सर लोन नहीं चाहिए, मुझे मदद चाहिए। उसको 10 लाख रुपये दे दिए। तो ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनके घर थे, जिनको ख्वाजा साहब देते थे। अब वो एक बात उनकी फंस गई कि भाई इसने हमें पैसे क्यों दिए। आजकल अच्छाई करना भी तो बड़ा आपके लिए जुर्म है ना। आप किसी अच्छाई करेंगे तो वो अच्छाई आपके गले पड़ जाएगी, मौला अली का कौल है ना। तो अच्छाई कबूल ही तब होगी जब आपको कोई उससे शर पसंद जो बंदा है आपके खिलाफ खड़ा हो जाए या नुकसान पहुँचाए। ये रीज़न था कि उनके ताल्लुकात थे, ताल्लुकात इस बंदे थे, ख्वाजा साहब से थे। ख्वाजा साहब से पैसे ज़्यादा निकालने थे, वो पैसे दे नहीं रहा था, उसको ब्लैकमेलिंग चल रही थी। अब उसके पीछे देखें और भी दूसरी चीज़ें, ये समझें कि हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, ये उस बंदे की औकात नहीं थी कि ख्वाजा साहब को शहीद कर सके। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड इट। अब इसके पीछे किसका हाथ है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तफ्तीश करें। वो तफ्तीश करके बताएंगी कि कौन सी ताकतवर क़ुव्वतें इन्वॉल्व हैं कि जो ख्वाजा साहब की पहली एफआईआर हुई 14 नवंबर 2024 वाली एफआईआर नंबर 400 2024 पीएस क्लिफ्टन की, जिसमें वो बंदे ख्वाजा साहब को मार के जा रहे हैं और ओपन घूम रहे हैं। मैं एसएसपी शोएब मेमून से मिल रहा हूँ कि एसएसपी साहब वो तो ओपन घूम रहे हैं, कोई अरेस्ट नहीं कर रहा उनको। कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे। वो बंदा जो है तकदीर खान अभी तक जॉब पे बैठा हुआ है, वो अपनी जॉब कर रहा है, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हमें इजाज़त नहीं मिल रही अरेस्ट करने के लिए, हम खुद मजबूर हैं। तो इनको कौन, एसएसपी डीआईजी को मजबूर कौन कर सकता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में इतना दम नहीं है कि ये वहाँ तक पहुँच सकेंगे कि ख्वाजा साहब को शहीद कराने के पीछे किसका हाथ था। देवर जस्ट अ टूल जो यूटिलाइज़ किए गए। इनका पर्पज़ ये जो ख्वाजा साहब से पूरा नहीं हो रहा था, किसी और ने पूरा किया होगा और ये काम हुआ है, और कुछ भी नहीं। तो सर जब ख्वाजा साहब के पास थ्रेट्स भी थे, ने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी होगी, उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, तो कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि वो एक बंदा कामयाब हो गया? इवन ऑल्दो कि मैंने खुद भी ख्वाजा साहब के साथ कोई 8-10 गार्ड्स तो मैं 8 देखता गार्ड रहता थे, था। वो भी ख्वाजा साहब पहले गार्ड नहीं रखते थे। ख्वाजा साहब को मैंने पहले कहा था जब 2024 वाली एफआईआर से पहले कि सर क्योंकि उन्होंने वो एक मरतबा मुझसे जिक्र किया कि मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं ना, तो तब हमने उनको कहा कि सर अगर आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं तो आप गार्ड रखें। चाहिए नहीं, उन्होंने ख्वाजा साहब ने कहा कि नहीं ये मेरी तबीयत नहीं है कि मैं अपने साथ गार्ड घुमाता फिरूं, और अच्छा भी नहीं लगता, लोगों के सामने नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि यार ये देखो इसको पैसे दिए, अल्लाह ने तो ये गार्ड घुमा रहा है। फिर जब ख्वाजा साहब के ऊपर ये हमला हुआ तो ख्वाजा साहब की फैमिली ने और हमने उनको कंपेल किया कि सर गार्ड रखें अभी आपके, ये देखिए अल्लाह ने आपको मौत के मुँह से निकाला है, अब अगर अभी भी आप गार्ड नहीं रखेंगे तो फिर क्या है, आगे आपको मार के चले जाएंगे। फिर उन्होंने ये मजबूरन गार्ड रखे थे। अब सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पे आया, ये चीज़ हमने कहा पहले दिन डीआईजी को, एसएसपी को, साउथ को,
कि आप ये बताएं कि ये क्या पॉसिबल है फॉर अ सिंगल पर्सन को वो कुरान एकेडमी में आए, बाहर रेंजर्स की गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियां हैं, कोई चेकिंग नहीं होती, ख्वाजा साहब की सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो बंदा मस्जिद में अंदर आता है, गोलियां मार के निकल जाता है और यहाँ से सीधा केपी के पहुंच जाता है। हमारी एजेंसीज कहाँ हैं? क्यों नहीं पकड़ा गया? अब ये लेफ्ट कहाँ पे था? हम ये बोलें कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यहाँ तो मिली हुई थी, नहीं, गार्ड्स तो आपके भी साथ थे, हमारे गार्ड मस्जिद में अंदर नहीं थे ना। अब ये बाहर तो निकला होगा वो। हाँ नहीं, ख्वाजा साहब के साथ उस वक्त जो मस्जिद में गए थे, आई बिलीव 4 या 5 गार्ड थे, दूसरे गार्ड बाहर थे क्योंकि मस्जिद में गार्ड्स को अलाउ करना की इजाज़त नहीं थी। एक गार्ड था ख्वाजा साहब के साथ, वो गार्ड ख्वाजा साहब को चप्पल पहना रहा था क्योंकि उनकी टांग के इशू के पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर उन लोगों ने दोबारा तोड़ी थी ख्वाजा साहब की टांग, तो वो खुद जूते अपने पहन नहीं सकते थे, तो ख्वाजा साहब का बेटा और वो दोनों ख्वाजा साहब को जूते पहना रहे थे। उस दौरान आके उसने गोलियां मारी, जब गोलियां मारी ख्वाजा साहब गिरे तो वो गार्ड भी ख्वाजा साहब को संभालने में लगा, पीछे उसके कोई नहीं लगा, वो बंदा निकल के भाग के चला गया। तो अभी कहाँ पे है? आपको पता है ये नहीं? देखिए हमें तो पता नहीं इस वक्त कहाँ पे है, असल वो तीरा के, हमने तो आज तक इलाका वो देखा भी नहीं, पर वो डीआईजी साहब कहते थे, क्योंकि अब तो पुलिस भी सो गई है, हमारी बार भी सो गई है, कि वो केपी के एक तीरा इलाका है वहाँ पे हैं, और वहाँ पे जो हम पूरी कोशिश लगी हुई है अरेस्ट करने की, हम अरेस्ट कर नहीं पा रहे। तो आप ख्वाजा साहब के साथ काफ़ी टाइम आपने काम भी किया, आपने जुडिशरी छोड़ी और ख्वाजा साहब के साथ आपने एज एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट ज्वाइन किया, तो कैसी शख्सियत के मालिक आपने उन्हें पाया? देखें नो वन इज़ परफेक्ट, और कोई भी इंसान, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो हैं फरिश्ता सिफत इंसान होगा कोई भी, पर ख्वाजा साहब के बारे में मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, ख्वाजा साहब वाज अ नोबल पर्सन, ही वाज अ थारो जेंटलमैन। हाँ, इस ख्वाजा साहब सिर्फ एक वजह से ख्वाजा साहब के बारे में बड़ी मशहूर थी कि वो तलक कलामी करते हैं और जो है ज़बानी लड़ पड़ते हैं। आपने ऐसा कोई सीन नहीं देखा होगा कि ख्वाजा साहब किसी ने मारना पीटना किसी को शुरू कर दिया। वो हाई कोर्ट में वकीलों से भी होती थी, हम भी करते हैं, दूसरे वकील भी करते हैं, एक दूसरे से तलक कलामी हो जाती है, इवन वकीलों की जजेस से हो जाती है। ख्वाजा साहब ओनली पर्सन तो नहीं थे, ख्वाजा साहब के लिए सिर्फ ये चीज़ मशहूर थी। बाकी ख्वाजा साहब की मैं आपके को बारे में बताऊँ, वो एक नेक इंसान थे, 5 वक्त नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, सदका खैरात में हम और आप जैसे लोगों से तो बहुत ज़्यादा आगे थे। इवन जो ये करोड़पति लोग अरबपति घूम रहे हैं ना, इनकी सोच भी नहीं है, वो इतने अल्लाह के राह में खैरात करते थे या सदका करते थे या गरीबों की मदद करते थे। मैंने इस 3 साल के पीरियड में ख्वाजा साहब के सामने ऐसे लोग भी देखे कि जो ख्वाजा साहब को फ़ीस देने के लिए औरतें आती थी, पर ख्वाजा साहब उनके केस फ्री में चलाते थे, क्योंकि समझते थे, कहते थे कि मैं भी बेटी वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ ये परेशान है, इनका केस राजी साहब फ्री में करेंगे। मैंने कहा था ठीक है, फ्री में करेंगे। फ्री में सुप्रीम कोर्ट तक केस चलाया ख्वाजा साहब ने, उसी डेडिकेशन के साथ चलाए जो क्लाइंट आगे 2 करोड़ दी जाता था ख्वाजा साहब को, किसी केस में फ़र्क नहीं किया। अपने ऑफिस में लोग थे, अगर किसी को डांटते थे, उस्ताद सबको डांटता है, किसका सीनियर नहीं डांटता किसी को, अगर डांटते थे तो उन लोगों को उतनी उससे ज़्यादा उनकी हेल्प भी करते थे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी की में भी हेल्प करते थे। तो ख्वाजा साहब दुनियावी तरीके से हों या दीनी तरीके से हों, ही वाज अ जेंटलमैन ख्वाजा साहब। सर, नाउ कमिंग टू अनदर सेगमेंट, आप चूँकि जज भी रहे हैं, तो अभी हमने रिसेंटली भी कुछ दिन पहले देखा कि जुडिशरी की एक स्क्रीनिंग भी हुई, टेस्ट हुए सिंध के जो हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने कंडक्ट कराए जुडिशल मैजिस्ट्रेट के। मैं बड़ा शौक हुआ, या पता नहीं वजह क्या थी, मेरे सारे जानने वाले पास हो गए या ओवरऑल ज़्यादातर लोग पास हो गए, काफ़ी तादाद इस बार पास हुई है। तो आपका क्या इस स्क्रीनिंग पे ओपिनियन है कि क्या ये स्क्रीनिंग ईजी थी या लोग ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे, तैयारी अच्छी थी? अच्छा देखें, अब तो लोग भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गए हैं, इसमें शक भी नहीं है, हमारी यंग जनरेशन मेहनत कर रही है। पर इस मरतबा जो टेस्ट आई ना, ये जुडिशरी के एग्ज़ाम की ऑब्जेक्टिव, तो ये एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि इस लेवल की टेस्ट आएगी। ये तो ऐसे है कि जैसे आप लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं ना, एलएलबी की एडमिशन के लिए लॉ गेट की टेस्ट आती है हमारी, मैं कहता हूँ वो भी डिफ़िकल्ट होती है। पर बहरहाल इस मरतबा कुछ आसान आ गई, ये भी अच्छा हो गया, बच्चे पास हो गए, रिटन के लिए तैयारी कर लेंगे। अदरवाइज़ द स्टैंडर्ड जो होना चाहिए जुडिशरी की टेस्ट का, तो वो कुछ डिफ़िकल्ट होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट देने आ रहे हैं यंग लॉयर्स, उनको कम से कम लॉ की डीप नॉलेज होनी चाहिए। दे आर गोइंग टू बी जजेस, ठीक। तो उनको ये एनालिटिकल अप्रोच या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ की। अगर आप ऐसे बिल्कुल आसान सवाल पूछेंगे तो उससे एक दूसरा फ़ायदा भी ये भी है कि बच्चे पास हो गए और होने भी चाहिए, हम तो कहेंगे जो मेहनत कर रहे हैं कामयाब हो जाएँ। पर इससे नुकसान अब दूसरा हाईकोर्ट को ये पड़ गया कि 2800 प्लस बच्चे पास हो गए। तो अब ये जो रिटन 3500 टोटल थे आई थिंक। हाँ, 2800 प्लस पास हो गए हैं, कुछ 2880 कुछ इस तरीके से पास हो गए। तब जो पास हो गए उनके लिए अरेंजमेंट भी इतनी करनी पड़ेगी हाई कोर्ट को रिटन के लिए और वो इतना लेंथी भी हो जाएगा, चेक भी करना पड़ेगा 3-4 महीने तो चले जाएंगे, ठीक है, प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा रिक्रूटमेंट का। तो ये रीज़न है। टेस्ट अदरवाइज इट वाज ईजी जो हमने सुना। मतलब
मिक्स मैच है कि कुछ लोग भी कॉम्पिटेंट हो गए हैं एंड कुछ लोग तो देखें कॉम्पिटेंट इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि जो हम पहले आप देखें लो 3 साल का होता था, ठीक है, अब लो 5 साल का है। जो हमदर्द से जैबुल से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, तो वो रेगुलर जा रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया है, वो क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन असाइनमेंट दे रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सिस्टम था, हमने जब लॉ किया था 2014 में, वो तो 3 साल की LLB थी, ठीक, ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ वो। तो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और लेट की टेस्ट दे रहे हैं, लॉ गेट की टेस्ट दे रहे हैं, तो लॉ की उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि ज़्यादा पास हो गए। तो ये ऐसे सवाल आए थे जो आप LLB के इनिशियल पीरियड्स में पढ़ के आते हैं, आपको कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक फैक्टर भी है। दूसरा ये था कि टेस्ट भी कुछ आसान थी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैंने जो सिलेबस देखा था, पैटर्न देखा था, उसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मेजर पोर्शन इस्लामियात, इंग्लिश, जनरल नॉलेज था। लॉ का पोर्शन कम था, 50-50 मार्क्स। यस 50-50, बट उसमें भी अगर आप कोर लॉज देखें तो कोई 5 मार्क्स का था। अगर जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का है तो शायद CPC CRPC 5-5 मार्क्स के हों। तो आपको लगता है कि स्क्रीनिंग इस तरह से होनी चाहिए, या वाकई में एक जज होने के लिए आपको अच्छी इस्लामियात या अच्छी जनरल नॉलेज या अच्छी अंग्रेज़ी होना ज़रूरी है, या ये पैटर्न क्या ठीक पैटर्न है स्क्रीनिंग का, या इसमें तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, स्क्रीनिंग का पैटर्न तो जो आ रहा है, जो CSIS का पैटर्न भी आ रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो भी 100 MCQs ही आ रहे हैं, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो स्क्रीनिंग का पैटर्न है, इसमें ये है कि 25% GK, 25% इंग्लिश, 50% लॉ, ठीक। अब 25% जो इंग्लिश आपकी आ रही है, उसमें वो डिफरेंट चीज़ें कवर करते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर हो गया आपका, वोकेबुलरी से सिनोनिम्स वगैरह, या कंप्रीहेंशन के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, या GK के क्वेश्चंस आपके इस्लामिया दूसरे फैक्टर, और सारे लॉ मिला के। तो ये टेस्ट का इशू नहीं है कि आप इस टेस्ट को चेंज करें। हाँ, ये आप कहें कि क्या रिटन पेपर को जो हमारा तरीक़ेकार, इसको चेंज होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चा जो है वो सारे सब्जेक्ट, आप बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं, वहाँ से करके आ रहा है, या वो पंजाब की तर्ज की तरह होना चाहिए कि 8 पेपर दें और एक इंग्लिश का भी दें, होना इस तरीके से चाहिए मेरी नज़र में। बाकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो स्क्रीनिंग, वो तो आप देखें फिल्ट्रेशन करते हैं कि कितने बच्चे पास होके आएंगे रिटन में। रिटन का जो हमारा निज़ाम यहाँ पे चल रहा है, इंग्लिश से आपने पूछा कि इंग्लिश क्या लाजमी है, आनी चाहिए कि नहीं, उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँ कि एक चीफ जस्टिस साहब थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 99% जजेस को इंग्लिश ही नहीं आती। ट्रू और 99% डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को इंग्लिश नहीं आती उनके मुताबिक। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू, ये तो अब मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता। बाकी ये है कि इंग्लिश इंप्रूव होने की ज़रूरत है, पर देखिए इंग्लिश इज़ जस्ट अ मीडियम। आप बोलते हैं, वो हमारे यहाँ से बदकिस्मती से ये हो गया है, स्पेशली इन हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जज साहब भी देखते हैं कि वकील कुछ भी बोले, इंग्लिश कैसी बोल रहा है। अगर वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा है, देन ही इज़ अ कॉम्पिटेंट लॉयर, उसको रिलीफ मिलेगा। पर वो बेचारा अगर कानून शुरू करता है उर्दू में बोलना, अगर उसको इंग्लिश नहीं आ रही, तो उनको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, डिबेटेबल है उस पर बात करना। पर इंग्लिश आपको कम से कम इतनी तो आनी चाहिए ना, तो आप पढ़ लें और जजमेंट लिख लें, ठीक है, या आप जो है अपना केस को ड्राफ्ट कर लें। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो मैंडेटरी है। अगर आप वकील भी बन रहे हैं या आप इवन जज भी बन रहे हैं, तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पे शेक्सपियर तो कोई नहीं बन सकता, ये चीज़ है। आई थिंक शेक्सपियर वाली अंग्रेजी तो वो सही अंग्रेजी ही नहीं है, उसमें कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी अंग्रेजी में हम यूज़ ही नहीं करते। अच्छा सर, आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आप इस सारे निज़ाम से गुजरे हैं, इस सारे सिस्टम से, कौन सा स्टेज जो है वो टफेस्ट है, स्क्रीनिंग या रिटन डिस्क्रिप्टिव जिसको कहते हैं, या फिर इंटरव्यू? इन तीनों चीज़ों में से जो पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो सबसे ज़्यादा आपको इंटरव्यू इसलिए लगता है रिटन से भी, क्योंकि 5 सीनियर जजेस बैठे होते हैं और काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो कॉन्फिडेंस उनका लूज़ भी हो जाता है। तो इंटरव्यू, और इवन दिस इज़ द ओनली डिटरमिनिंग स्टेज। आप MCQs में 100 से 90 ले आएँ, आप रिटन में से, हमारी बैच में एक दोस्त था जिसके 100 में से 88 MCQs में आए और 100 में से 86 आए थे रिटन में, और हमारी बैच में वो लास्ट नंबर पे था इंटरव्यू में, मेरिट में 149 में से। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप इंटरव्यू का होता है, और जो आपका फेट डिटरमिन करता है वो भी इंटरव्यू होता है। ये ऐसे नहीं होता जैसे CSS में आप देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव में इतने मार्क्स आते हैं, रिटन में आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं इंटरव्यू में सारी मार्क्स प्लस करते हैं। यहाँ पे ऐसे लड़के भी हैं जिनके MCQs में 50 आ रहे हैं, रिटन में 50 आ रहे हैं, और रिटन में वाई के बाद टॉप भी कर लेते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती है। तो मुश्किल सबसे ज़्यादा इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिटन होता है। अलबत्ता 2022 में तो MCQs भी बड़ा टफ आया था, पर जनरली रिटन टफ होता है और इंटरव्यू टफ होते हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग वगैरह की तो हमने बात कर ली। जो रिटन या डिस्क्रिप्टिव होता है, इसका क्या पैटर्न होता है? किस चीज़ पे आपको टेस्ट किया जाता है? क्या पूछा जाता है आपसे एक्सपेक्टेड? रिटन में बिकॉज क्वेश्चन करने का मकसद ये है, बिकॉज अभी स्क्रीनिंग तो गुजर गई इस साल के, अगर हम लोगों की बात करें
नाउ द स्टेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव या रिटन, तो उनके लिए मैं गाइडेंस के लिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये आपने आसानी कर दी मेरे लिए, क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना रहा था अलग वैसे। ये देखिए, रिटन में 4 मेन सब्जेक्ट हैं: सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, कानूनी शाद आर्डर। अब रिटन में क्या पूछते हैं, हमारे टाइम पे 40% मार्क्स आपके आते थे प्रोसीजरल लॉ के। प्रोसीजर्स आपसे पूछते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट के ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, 164 रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, अगर इस मरतबा शायद आ जाए सिविल ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि 15 मिलियन की जुरिस्डिक्शन गई है नीचे। तो मैं वो आपको प्रोसीजरल भी चेक करते हैं, और इसके अलावा 60% पोर्शन होता है आपका थ्योरेटिकल। कभी कभार ऐसे भी आ जाता है कि 20% प्रोसीजरल होगा, 80% आपका थ्योरेटिकल होगा, उसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन आंसर की पोर्शन होंगे। अब जो आपका पेपर, ये जो 4 सब्जेक्ट जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ लिए, 50 to 60% पेपर उसका कवर हो जाएगा इसमें से कुछ प्रोसीजरल क्वेश्चन भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल भी होंगे। अब इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट आते हैं रिटन में, जैसे स्पेशल इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट आ गया, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पीकाओ का लॉ है, अभी इस मरतबा 80 उन्होंने कहा है, या लैंड रेवेन्यू एक्ट के लिमिटेड सेक्शंस होंगे 79 से 82 तक के, या रेलिवेंट ये पोर्शन होंगे, या सेल ऑफ गुड्स का लॉ आपके पास आ जाता है, या इक्विटी के, या कॉन्स्टिट्यूशन के इस मरतबा शायद आपके पास कुछ आ जाए सवाल। तो रिटन में बेसिकली जब हमने अटेम्प्ट किया था इन 2016, तो उस वक्त 5 क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन, पर उसमें से अंदर जो टोटल क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन वो 36 या 35 थे, जिसमें से हमें 29 करना था, इतना मार्जिन नहीं था। अब जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया, उसमें से 10 सवाल थे, 10 में से आपको 5 करने, 5 को छोड़ दें, जैसे LLB पार्ट 1 का पेपर आता है इस तरीके से आया था। अब इस मरतबा क्योंकि ज़्यादा बच्चे पास हो गए, तो ये है कि क्वेश्चन रिटन का जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट आएगा। रिटन के सबके इंटरव्यू ना करने पड़े। हाँ, रिटन का पेपर एक्सपेक्टेड यही है कि रिटन का पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। अब रिटन का पेपर देखें, अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ पूछते हैं मुझसे दोस्त कि सर उसमें हम केस लॉ मेंशन करें कि केस लॉ मेंशन हमें नहीं करना चाहिए। अब इस पे भी जब आप केस लॉ मेंशन करें अच्छी बात है, पर उस केस लॉ के फैक्ट्स और उसमें जो ओबिटा डिक्टा या रेशो डेसेंडा हेल्ड हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो केस लॉ आप उसमें लिखेंगे वो इंटरव्यू वाले दिन जज आपसे पूछेंगे। ऐसा ना हो कि आप यहाँ रिटन में कुछ लिख के आ जाएं और इंटरव्यू में आपको याद ही ना हो, अपनी यहाँ पे कोई आपने साइटेशन लगा दी कि चेक शायद कोई ना करे, तो ये चीज़ होती है। बाकी अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है रिटन का, इस मरतबा भी इसी तरीके से शायद पैटर्न आए कि 5 क्वेश्चन आपको करने हो, तो सिर्फ टाइम का इशू हो जाता है, क्योंकि बड़ा लेंथी होता है पेपर। पंजाब में 8 पेपर आते हैं, तो एक दिन में आपको एक पेपर करने के लिए 3 घंटे मिल जाते हैं, यहाँ पे पूरे लॉ के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू होता है। बाकी कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे सर पेन कौन सी यूज़ करनी चाहिए हमें, पेन ब्लैक और ब्लू यूज़ कर लें, ये कलरफुल पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सर वो देख रहा है कि भैया आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको आर्ट या क्राफ्ट आता है कि नहीं। पाकिस्तान में ये चीज़ कंसिडर की जाती है। मैंने ये क्वेश्चन रखा भी था, ऑल्दो इट मे साउंड अ फुलिश क्वेश्चन या एट दिस स्टेज, बट देखें पाकिस्तान की हम सोसाइटी है, हम मैट्रिक इंटर लेवल तक देखते हैं कि मोस्टली वो चीज़ें राइटिंग पे ही हो रही होती है। जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको ज़्यादा नंबर देंगे। कंटेंट ना टीचर ने देखने, हमने चेक करते हुए देखा है लोगों बस ऐसे ऐसे कर रहे थे, राइटिंग अच्छी है ऐसे ऐसे। तो ऐसे नहीं, क्या जुडिशरी में भी इस तरह का कुछ है या नहीं? आपके पेपर अच्छे तरीके से चेक होते हैं, और चेक करने वाले हाईकोर्ट के जजेस ही होते हैं यूजुअली जो चेक करते हैं पेपर। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करें, हर किसी का अलग तरीका है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। अगर आप जो आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले, तो आपको जवाब उसी क्वेश्चन का देना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ बेल एंड ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल, अब आप बताना शुरू कर दें कि कौन से ग्राउंड पे बेल हो जाती है। ठीक है, बेल की हिस्ट्री क्या थी, बेल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो ये रिलेवेंट चीज़ें हो जाएंगी। जो आपसे पूछ रहा है आप उसका जवाब दें। अब आप एक आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, मैंने जो क्लासेस चलाए तो उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ तो आप स्टार्टिंग करें इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से, कि अगर बेल है तो व्हाट इज़ बेल, बेल है क्या। ठीक, और रेलिवेंट प्रोविजंस आप उनके मेंशन करें। उसके बाद एसेंशियल या इंग्रेडिएंट्स आप उसके लिखें उसी क्वेश्चन के। अगर आपके उसके बारे में पूछ रहा है व्हाट आर द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल, तो आप वो लिखें, रेलिवेंट प्रोविजन से रिलेटेड हेडिंग बना के कौन से ग्राउंड होने चाहिए रिजेक्शन के। एक अगर आप इलस्ट्रेशन दे देते हैं तो वो प्लस पॉइंट है आपके लिए। इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब ये सवाल है कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए 20 मार्क का, जिसमें 5-5 के मार्क के 4 क्वेश्चन करने हैं, तो एक 5 मार्क के क्वेश्चन को 3 पेजेस पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 1-1.5 सफ़े में कंक्लूड कर दें। ठीक है, क्योंकि आप जितना भी लिखेंगे 5 मार्क्स से ज़्यादा तो आपको नहीं मिलनी। अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ जाता है तो उसके लिए आप ये दिखाएं कि 300 वर्ड आप लिख सकते हैं, कम से कम 250-300
300 वर्ड, उस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करें और उसमें फिर आप सारी डिटेल दें। अगर आपसे एक ब्रीफ पूछ रहा है, एक कोई भी क्वेश्चन कर रहा है आपसे मुतल्लिक, फॉर एग्जांपल ये पूछ रहा है कि राइट इन डिटेल द ट्रायल ऑफ मजिस्ट्रेट, तो फिर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, कॉग्निजेंस 190 से लेके फिर 241 में काफ़ी सप्लाई होने से लेके 245 तक, फिर डिटेल में लेके। पर अगर आपसे कोई सिर्फ पूछे चार्ज का क्वेश्चन, उसमें आप पूरा ट्रायल लगा दें, तो ये ऐसा हो गया कि आपके मार्क कट हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त जो बड़े कॉम्पिटेंट थे इसी वजह से रह गए, ओवर एफिशिएंसी की दिखाने के चक्कर में। वो पूछे एक चीज़ रहा है, आप 4 लिख रहे हैं, तो चेक करने वाला भी वो जो है वो भी बड़ा इरिटेट हो जाता है कि क्वेश्चन क्या है और आप क्या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें कवर करनी चाहिए आपको। कितना लिखना आपने बता दिया कि 1 से 1.5 सफ़ा, जितना भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो टाइम मैनेजमेंट इसको आप किस तरह से करते थे या किस तरह से करना चाहिए? क्या स्टॉप वॉच आप साथ लेके जाएं अलाउ होती है या जस्ट अंदाजे से स्टॉप वॉच आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, कोई उसमें मना नहीं होता। पर टाइम मैनेजमेंट देखें ना, हर किसी के लिए डिफरेंट है। अब अगर कोई जल्दी लिखता है जिसकी राइटिंग ठीक है, वो तो बड़ा इफेक्टिवली कर लेगा पेपर विद इन 3 आवर्स। अगर कोई लेट लिख रहा है जिसकी राइटिंग बड़ी स्लो है, तो उसको जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर आप ये करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, 180 मिनट्स आपको मिल रहे हैं और उसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो उस हिसाब से आप डिवाइड करें कि भाई एक क्वेश्चन को मुझे आधा घंटा देना चाहिए कम से कम। आधे घंटे से 45 या 40 मिनट्स की आप अपनी मार्जिन रख लें, उस हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक, अगर आप टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली करेंगे तो पेपर रिजोल्व हो जाता है। और अगर जिसकी राइटिंग थोड़ी स्पीड तेज़ होती है तो उसको इशू नहीं होता। हमने पेपर दिया था रिटन के, 2 साथ में ये सप्ली भी हमने लगा ली थी, हमें तो इशू नहीं होता, हो गया था। कोई दोस्त ऐसे थे जो स्लो लिख रहे थे, ठीक है, वो उनके लिए इशू हो जाता है टाइम मैनेजमेंट का। अदरवाइज अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा और कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा, रट्टा आपका नहीं होगा, क्रेमिंग, तो आपके लिए इशू नहीं होगा। ज़्यादातर जो पेन रुक जाती है ना पेपर करने के दौरान, वो ये होता है कि क्रेमिंग खत्म हो जाती है। पर अगर आप उसको भले क्रेम करें, पर उसका आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कम से कम जो पूछ रहा है आप अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक, वो सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन के आप कवर कर लें बस। एग्जामिनर इससे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता कि भाई आप बड़ी फ्लावरी इंग्लिश लिखें। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था, क्या जो लैंग्विस्टिक्स को भी देखा जाता है कि ग्रामर परफेक्ट होनी चाहिए? हाँ, ये तो देखें, अगर आप कोई लिख रहे हैं, लिखने में कम से कम आपको बेसिक ग्रामर तो आना चाहिए ना। ऐसे तो ना हो कि आप अगर आपका ग्रामर नहीं है तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये तो अहम चीज़ है, ये तो बेसिक ग्रामर है। कोई हम अगर लिखते हैं या आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं इवन, या आप क्वेश्चन पेपर कोई अटेम्प्ट भी करेंगे तो उसमें बेसिक इंग्लिश ही यूज़ होती है। इतनी कोई ऐसे नहीं है कि आपको जीआरई की वोकेबुलरी चाहिए, आपको सेट के वर्ड्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे, ऐसा चक्कर नहीं होता। बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो आपका या बेसिक वोकेबुलरी हाई स्कूल की, वो यूज़ होती है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए रिटन के लिए? कोई बुक्स अब हैं नहीं बताऊंगा, आप स्पेसिफिक? बोलेंगे फेंक रहा है इस टाइम पे। मैं आपसे तरीका जानना चाहूँगा कि तैयारी कैसे की जाए, किसी स्पेसिफिक बुक से या स्टैट्यूट्स पढ़ लें, कमेंट्रीज पढ़ें, क्या पढ़ें? मैंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की थी एक दिन भी। इवन मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा था। मेरा एक दोस्त थे शमसुलक, उसने मुझे अप्लाई कराया था कि आप फॉर्म भर लो और आप अटेम्प्ट दे के देखो। 3-4 महीने हुए थे मुझे उस वक्त वकालत के, नया लाइसेंस मिला था। तो हमने अप्लाई किया। एक जज था जो नया दोस्त था, जज बन गया था, उसके कहने पे हमने अप्लाई कर दिया। और दूसरा ये शमसुलक साहब थे। अप्लाई करने के बाद MCQs की टेस्ट, तो जो हमें रात मिली थी, सुबह पेपर था, उस रात सोहेल भट्टी का एक बुक था MCQs का, वो देखा था। MCQs में पास हो गए। उसके बाद रिटन का अनाउंस हुआ था। हमने 15 दिन मैंने पढ़े थे रिटन के लिए। एक KLR की नैयर की बुक आती है, जो भी मुझसे पूछते हैं कि उस टाइम में, अब तो दूसरे बुक्स भी आ गए, अच्छे बुक आए होंगे। KLR की बुक आती थी 1500 पेजेस की, पूरे नहीं पढ़ने थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ने थे। और एडवांस पब्लिशर की 4 गाइड्स आती हैं। उस 4 गाइड में से एक रेलिवेंट है आपके लिए, 3 रेलिवेंट है, जनरल लॉ, सिविल, क्रिमिनल लॉ, ये 3 आपको पढ़ने होते हैं वहाँ में से। तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। बाकी बेयर एड जो थे, क्योंकि हम लॉ में रेगुलर क्लासेस लेते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था वहाँ से। इसी तरीके से तैयारी की थी। इंटरव्यू वाले दिन 20 दिन गुम हो गए थे, नंबर ऑफ कर दिया था, सीनियर ढूंढ रहा था, मैं कहाँ चला गया। नहीं, लेकिन मैं ये तो एटलीस्ट अज्यूम करूंगा कि आप जो एस्पिरेंट्स उन्हें ये तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि आपने नहीं पढ़ना या गाइड से पढ़ लेना। पढ़ना तो हाउ टू प्रिपेयर, मैं ये अब क्वेश्चन देखें, है। हर बंदे को अल्लाह पाक ने डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी दी हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविल जज की 5 साल तैयारी करते हैं। हम तो देखते भी हैं और सोचते भी हैं कि 5 साल में ये क्या पढ़ते होंगे। और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो 3 महीने बैठ जाते हैं, वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट, जैसे CSS में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे 7 साल तक पढ़ रहे हैं, इंटर से लेके पढ़ रहे हैं, वो 30 साल उम्र पूरी हो गई, बंदा पास नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद 6 महीने बैठ जाते हैं, पास कर लेते हैं। डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी अल्लाह पाक ने दी हुई है लोगों को, तो पढ़ना तो चाहिए। देखें, इस वक्त अब तो इतनी आसानी हो गई है
इसके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इवन हमारे भी अवेलेबल हैं। बलूचिस्तान में शायद उमर साहब हैं, उनके भी अवेलेबल लेक्चर हैं। या बड़ी आसानी हो गई है, दूसरे भी इंडिया के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आपको आसानी। हाँ, चैट जीपीटी तो आपके केस लॉ की रेफरेंस है तो किसी काम की नहीं। ठीक है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी आपको ड्राफ्टिंग में काम दे जाती है, पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जो पता चलता है किसी इंसान ने तो लिखा नहीं है। आप यूज़ करते हैं? ठीक है, हम भी कर लेते हैं कभी ग्रुप में मैसेज बनाने के लिए। बिल्कुल करते हैं। ड्राफ्टिंग में नहीं करते? नहीं, ड्राफ्टिंग में इसलिए नहीं करते कि देखें, चैट जीपीटी जो इंटेंट देती है ना, लॉ में इंग्लिश आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं लिखनी, आपको अपना इंटेंशन कन्फर करना होता है ना, कि आप क्या जज के सामने लाना चाहते हैं चीज़। तो चैट जीपीटी से मेरी नज़र में वो बड़ी क्लियर नहीं होती, क्योंकि चैट जीपीटी एक चीज़ को 4 मरतबा घुमा के लिख देता है। ठीक, उससे कभी कभार ऐसे ही भी हो जाता है कि कोई चीज़ हमारे गले भी पड़ जाती है। अच्छा सर, उसमें मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताऊंगा, वो यूज़ कीजिएगा, बड़ा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आसानी करते वो हैं। ये है कि आप उसको ये बताइए कि पाकिस्तान के कोर्ट्स में यूज़ होने वाला है। हाँ, तो वो फिर पाकिस्तानी जो सिटी कोर्ट वाला ड्राफ्ट होता है वो बना के देता है। देखिए, एआई का यूज़, चैट जीपीटी यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया है, यहाँ पे एआई की वेबसाइट बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉस के लिए, वहाँ आप कोई क्यूरी लिखें, केस लॉ आपको आ जाएंगे रेलिवेंट। ठीक है, तो उस जेन्युइन होते हैं, वो जेन्युइन होते हैं, चैट जीपीटी वाले नहीं होते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से अगर चैट जीपीटी में आपको ड्राफ्टिंग में आसानी हो रही है तो आपका टाइम बच रहा है। ठीक है, फिर उसके साथ ये है एक चीज़, पहले ग्रामरली यूज़ करते थे सारे। ठीक, अब चैट जीपीटी जब यूज़ हो रही है तो उसमें ऐसा ना करें कि आप कोई चैट जीपीटी में चीज़ लिखें। ठीक, एक मेरा क्लाइंट है जो चैट जीपीटी लेके आता है कि देखिए मैंने चैट जीपीटी से बनाया, फिर हम उसकी गलतियां निकालते हैं। ठीक, आप चैट जीपीटी को आप बिल्कुल यूज़ करें। टेक्नोलॉजी का तो हर लॉयर को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हम ओल्ड एज में नहीं रह रहे, स्टोन एज में, कि अब हम आज भी बैठ के टाइपिंग करना शुरू कर दें एक एक चीज़ को। अगर चैट जीपीटी आसानी पैदा कर रही है, उसको अडॉप्ट करें, पर उसको इम्प्रूव करें। अपना ह्यूमन माइंड आप उसमें ज़रूर लगाएं। सोलली आप चैट जीपीटी पर रिलाई करेंगे तो एक तो आपके ड्राफ्टिंग के स्किल खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, और फिर आपसे पढ़ने की आदत भी खत्म हो जाएगी। चैट जीपीटी ने बता दिया यही कानून होगा, फिर पता चलता है आर्ग्यूमेंट करने के टाइम पे ये सेक्शन तो चैट जीपीटी ने गलत बता दिया है। अच्छा सर, नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू सेक्शन। हमने स्क्रीनिंग तो इस बार सबकी ऑलमोस्ट हो गई, जैसे तैसे करके हमने पास कर लिया, रिटर्न भी। नाउ इंटरव्यू, कैसा होता है इंटरव्यू और क्या पूछा जाता है उसमें? देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू में उनको क्या करना चाहिए ना। इंटरव्यू में पूछते आपसे लॉ ही है, पर लॉ से पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सजाद अली शाह साहब की प्रैक्टिस ये होती थी। उसके बाद वो आपसे ये पूछते हैं व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ प्रैक्टिस। आप सिविल में प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल में करते हैं। ठीक है, ट्रिकी वन। अब इसमें जो ओवर स्मार्ट बनते हैं कि सर हम क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप क्रिमिनल में, तो वो बेचारे के चांसेस फेल होने के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि फिर वो आपसे क्रिमिनल के सारे स्पेशल लॉ भी पूछते हैं, वो आपसे क्रिमिनल में बड़े डेप्थ में जाते हैं। या आप कहेंगे मैं सिर्फ सिविल की। मुझसे सजाद अली शाह साहब ने जब इंटरव्यू लिया था, वो चीफ जस्टिस से दूसरे 4 जजेस थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कितने केस चलाए? मैंने कहा सर मैंने 5 केस चलाए। पहला केस कौन सा था? मैंने कहा सर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। उन्होंने कहा आपने उठते ही तलाक कराना शुरू कर दी। मैंने कहा सर मिला ही था, पहला वही मिलता है मुझे सर, वही मिला था मुझे भी। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं आपके एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है? मैंने कहा सर सिविल और क्रिमिनल बोथ। अच्छा, फिर उन्होंने मिक्स क्वेश्चन कुछ मुझसे पूछे थे। जब आप जाएंगे तो आप ये वाजे रखें कि आप ऐसे इंटरव्यू करने वाले को वो ऐसी एज ना दें कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुतालिक फिर वो उसमें डीप में चले जाएंगे, आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। आप केस अगर वो एक्सपर्ट हुआ उसमें तो हुआ तो हमसे तो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे ना, जब इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी। तो फिर वो सिविल और क्रिमिनल मिक्स लॉ आप ये बताएं। और दूसरा ये, जब वो आपसे सवाल पूछें तो सवाल का जवाब मस्ट बी वेरी प्रिसाइज। अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो आप सॉरी बोल दें। ठीक है, मेरी रिटन में थी 90 नंबर पे पोजीशन, आफ्टर इंटरव्यू में 5th पोजीशन पे आया था पूरी सिंध में आउट ऑफ 149 जजेस। तो जो पूछिए आप सिर्फ उसका जवाब दें और बड़े प्रिसाइज रहें, और आपकी टोन जो है बड़ी रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इवन जाते ही उनको पहले सलाम करें, उनसे पूछें, फिर चेयर पे बैठें, और जो आपसे वो पूछ रहे हैं उनका जवाब भी प्रिसाइज होना चाहिए। मुझसे सजाद अली शाह साहब ने सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 17 SRPO पूरा पूछा। अब हमने पढ़ा हुआ था, खुशकिस्मती से हमने बता दिया। उन्होंने सारे सिविल के सवाल पूछे थे, हमने बता दिए। अब ये भी आप देखें, और ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैं अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, कि जब आप इंटरव्यू का पैनल देखें कि इंटरव्यू में जो जजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा सिविल वाले हैं या क्रिमिनल वाले हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ज़फ़र राजपूत साहब इस वक्त अगर चीफ जस्टिस हैं, इनके दौरान फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू हो जाते हैं, ठीक है, जो होने नहीं है, अगर क्योंकि शायद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है सिविल की, कलोड़ो साहब प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस रही है क्रिमिनल सिविल बोथ, वो दोनों तरफ से। ठीक, के आगा साहब प्योर क्रिमिनल के हैं,
अगर फैसल कमाल साहब सिविल के हैं, ठीक। इस तरीके से आप देखें कि 5 जजेस जो बैठ रहे हैं उनमें मेजॉरिटी पोर्शन जो पैनल बैठेगा वो सिविल का है या क्रिमिनल का है। अगर मेजॉरिटी सिविल के हैं तो आप ये जहन बना लें कि वो आपसे सिविल के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी यही है कि वो आप ज़्यादा पूछेंगे आपसे सिविल से, और उसी हिसाब से आपसे क्रिमिनल से पूछेंगे। और इंटरव्यू में एक ये चीज़ होती है कि सिर्फ आपसे सेक्शन नहीं पूछते, वो आपको प्रॉब्लम भी देते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको बताएंगे, आपको बोलेंगे बताएं अगर आप जज हैं, इफ़ यू आर अ जज, इफ अ पर्सन गोज टू द पुलिस स्टेशन, ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं करते, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं अगर आप जज हैं, आपके पास कौन सी एप्लीकेशन आएगी जिस पे आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। या अगर आप मुझसे पूछा था इरफान सादा साहब ने कि अगर एक कमरा है, ये आप जैसे इंटरव्यू में आप बैठे हैं हमारे सामने, ये कमरा है, इस कमरे को 4 वर्षा हैं, हम बैठे हुए हैं, 5 वर्षा हैं, 5 बैठे हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारे अब्बा की है, अब इसको आप तकसीम करो, कैसे डिवाइड करोगे? अब जो प्रॉपर्टी जिसका एरिया 100 स्क्वायर फीट होगा वो तो डिवाइड हो ही नहीं सकती ना, उसको क्या करेंगे आप? सेल ही करेंगे। आउट ऑफ सेल जो उसके आएंगे पैसे प्रोसीड्स वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द लीगल एयर। तुमने कहा बिल्कुल सर, सही मैं है। आपसे वो जो आपने एक पुलिस स्टेशन वाली एग्जांपल दी थी कि आप एज अ जज कौन सी एप्लीकेशन पे वो करना है, मैं इसका जवाब जानना चाहूँगा आपसे। देखें इस पे पहले ये था कि जाफरी साहब जब थे ना, उस वक्त एक जजमेंट आई थी कि 156 सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है एफआईआर के लिए, पर वो डॉक्ट्राइन जो था सब्सिक्वेंटली ओवर रूल हो गया। अब बीइंग ए जज, अगर आप सेशन जज और एडिशन सेशन जज हैं, फिर तो आपके पास 22 की एप्लीकेशन आती है। अगर आप देखते हैं कग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो फिर आप एफआईआर की डायरेक्शन दे सकते हैं। नहीं तो पहले 2009 से पहले ये प्रैक्टिस चल रही थी कि 156 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन फाइल होती थी मजिस्ट्रेट के पास, वो डायरेक्शन दे देते थे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। लेकिन जो 22 ए है वो तो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है, तो टेक्निकली जज के नॉट, नहीं, वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन है? बेशक वो डीजे होगा, बट एक्स ऑफिशियो जब होगा तो वो नॉन कॉजाई जुडिशियल फोरम है। वो हम कह रहे हैं कि भाई वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। बट एक्स ऑफिशियो, हाँ, एक्स ऑफिशियो, बट ही इज द सेम पर्सन। या बट नॉट वो एक्टिंग एज अ जज। डेप्यूटी कमिश्नर एक साथ 25-30 डेजिग्नेशन उनके पास होते हैं, हर इदारे का वो चेयरमैन भी लगा हुआ होता है। इसी तरीके से अगर कोई सेशन जज है तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त तो डिस्ट्रिक्ट जज भी है, वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस भी है, ठीक है, वो फैमिली का डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। तो वो उसके अगर सेक्शन 20 हम पढ़ते हैं तो लॉ ने उनको एम्पावर किया गया है कि वाइल बीइंग अ सेशन जज यू विल आल्सो कैरी सच डेजिग्नेशन एज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। वो आपके पावर जुडिशियल नहीं है, क्वासी जुडिशियल है, पर वो होल्ड तो जज ही कर रहा है ना पोस्ट, भले वो पावर जैसे मजिस्ट्रेट है बिफोर 193 अगर ऑर्डर पास कर रहा है, हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, तो वो मुख्तार कार असिस्टेंट कमिश्नर तो नहीं बन गया ना, है तो मजिस्ट्रेट ही। सर, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू वो जो इंटरव्यू वाला सेक्शन हम कर रहे थे, इट्स प्योरली लीगल डिबेट। जी। आई वुड लव टू कंटिन्यू के जो इंटरव्यू आप कह रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हाँ, हैं। इस तरह तो वो जो लॉजिकल क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं वो उनके लिए आसानी होती है। जो दोस्त जो बच्चे प्रैक्टिस में रहते हैं तो उनको पता होता है कि अगर ऐसे सिनेरियो आ जाएं, जैसे हमसे एक सवाल पूछा गया था, अगर थाने पे आप जाएं, आपकी एफआईआर ना हो, ठीक है, तो बीइंग अ लॉयर अब आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये बताएं। तो उस पर मल्टीपल रेमेडीज़ थी। सर हम डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे सेक्शन 200 में, या सर हम 22 की एप्लीकेशन लगा देंगे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास, सर ये रेमेडीज़ हैं। अच्छा, अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दे, फिर आप क्या करेंगे? फिर सर हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन होती थी, अब तो 561 होती है, ठीक है, उसको हम उसमें चैलेंज कर देंगे, ठीक है, ये तरीके का। अच्छा, जो इंटरव्यू सर होता है, हमने इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चंस पूछ लिए, तो इस पे जो मेरिट बनता है वो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? मेरिट का ये क्राइटेरिया क्या तो वो आंसर सही कितने हुए इस चीज़ पे होता है या कोई और चीज़ देखिए, कंसिडर इसका एक्यूरेट क्राइटेरिया तो मुझे भी पता नहीं, ना किसी दूसरे लॉयर को पता होगा, पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू में गया था। मेरा इंटरव्यू हुआ था अराउंड 45 मिनट्स। उस इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन भी तकरीबन 40-45 ही पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन के लिए मैंने सॉरी बोला था कि सर एक क्वेश्चन में, क्योंकि द जजेस वर लाफिंग ऑन मी, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा था, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैंने, हालांकि क्वेश्चन भी सिंपल था 87-88 के रिलेटेड, तो मैंने सॉरी कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अहमद अली शेख साहब पूछ क्या रहे हैं मुझसे, तो उस पर भी मैंने सॉरी कर दिया था। तो उसके बाद मेरी मेरिट बनी वो 5th नंबर पे थी। तो मैं ये गेस कर रहा था अगर ये दोनों सवाल में बता देता सही तो हो सकता है मैं 5th की जगह 1st नंबर पे आ जाता। अब जो हमारा दोस्त था पहले नंबर पे, उससे हमने पूछा कि भाई आप ये बताएं आपसे कितने सवाल हुए। उसने कहा मुझसे भी 40-45 क्वेश्चन हुए। आपने कितने गलत बताया? उसने कहा मैंने एक भी गलत नहीं बताया। तो ये क्राइटेरिया भी होता है कि अगर आपके इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं आपका नंबर आगे आ जाएगा सबसे। पर इसमें एक दूसरी चीज़ है, अगर रिटन में 2 लड़के हैं, एक की मार्क आए बच्चे के 60, दूसरे के आ गए 80, अब दोनों ने इंटरव्यू में सारे जवाब सही दे दिए, फिर तो मेरिट उसकी ज़्यादा बनेगी जिसके रिटन में 80 होंगे। ये तरीकेकार होता है।
तो मतलब देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया। हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं है, जिसका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो उसके नंबर ज़ाहिर सी बात है मेरिट में वो आगे आ जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो जजेस की सिलेक्शन का या अपॉइंटमेंट्स का ये जो पूरा तरीक़ेकार है हमारे पास निज़ाम, क्या ये अप्रोप्रिएट है, ये इस पे कोई रिफॉर्म्स की नीड ये है? तरीक़ेकार जो है ना इम्प्रूव हुआ है। आपको इससे इससे पहले पता था आपको क्या है इसका तरीक़ेकार था? 90s 1980s और 90s में ये क्या हुआ करता था, सिर्फ़ इंटरव्यू लेते थे। फिर ये 90s में एक रिटन की टेस्ट इंट्रोड्यूस हुई कि भाई अब हम रिटन भी लेना शुरू कर देंगे। वो रिटन ऐसी है जो आजकल के एलएलबी पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर होता है ना, पुराने आप देखेंगे इवन 2006 तक 10 सवाल आ गए, 4 सवाल अटेम्प्ट करे, जो 2022 वाला पेपर आया था इस तरीके से। फिर 2007 में 7 के बाद या 2012 में आई बिलीव इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंट्रोड्यूस की थी। तो अभी ज़रूरत है हमें इम्प्रूव करने की, क्योंकि दूसरे जो सिस्टर प्रोविंसेस हैं, पंजाब हो या के पीके हो, वो वहाँ पे ये कर रहे हैं कि 8 पेपर आपसे ले रहे हैं रिटन के, एक आपसे इंग्लिश का पेपर भी ले रहे हैं, ठीक है? उसमें ऐसे बीसी पेपर में है या कम्प्रीहेंशन प्रेसी वगैरह। तो हमें भी चाहिए कि अगर आप देखें 2 साल आपने कर दी प्रैक्टिस मैंडेटरी जुडिशरी के लिए, तो कम से कम हमें भी अपने सिलेबस को या ये जो मोड ऑफ पेपर है इसको थोड़ा रिवाइज़ करना चाहिए और पंजाब के तरीके से करना चाहिए। वो मेरे मुताबिक वो आसान है बनस्पत इसके, क्योंकि उसमें क्रेमिंग कम करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी बच्चे ज़्यादा करेंगे। उनको पता होगा कि कल मेरा फैमिली लॉ का पेपर है, उसके बाद मेरा सिविल लॉ का पेपर हो जाना है। यहाँ पे ये है कि सारे जो 36 सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनको मिलाएं सारे, इवन द मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अराउंड होते हैं 16 से 20, ठीक है? तो ये आपको एक दिन में करने पड़ते हैं, तो चेंज करनी चाहिए हमें इस चीज़ को। अब इंग्लिश को एमसीक्यूज़ की जगह रिटन का भी पेपर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर 17 ग्रेड की पोस्ट के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो या वो एफआई में हो या असिस्टेंट प्रोफेसर कमीशन में हो, इंग्लिश का पेपर मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे भी करना चाहिए कि कम से कम उसको ये तो पता हो कि भाई आगे मैं जज बनूंगा। ऐसे तो नहीं है दूसरे दोस्त को फ़ोन करूंगा कि भाई तुम्हारे पास जजमेंट पड़ी है, मेरे पास क्रिमिनल केस आया है। वो बोलेगा भाई क्या आज केस तो बताओ। मेरे साथ ही हुआ था जब मैं 2016 में जज था, मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि शाह साहब मेरे पास एक केस आया है चोरी का, मुझे इस पे जजमेंट दे दो अच्छी। मैंने कहा भाई चोरी का केस तुम्हारे पास आ गया, फैक्ट्स क्या हैं? तो ये तो बताओ कन्विक्शन बन रही है या एक्विटल करना है, ठीक है? मेरे पास तो मैंने तो दोनों लिखी हुई हैं, कि तुमने जो अच्छी लिखी हुई है वो मुझे दे दो। अरे मैंने कहा भाई अच्छी अगर मैंने कन्विक्शन की लिखी हो तो तुम कन्विक्शन लगा दोगे उसको। तो ये क्या है कि आपको जब देखें इंग्लिश आने से ये चीज़ होती है कि आप उस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से परसीव कर लेंगे, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, फिर आपको उसको अच्छे तरीके से लिख भी लेंगे। पर अगर आपको इंग्लिश का पता ही ना हो, 2 लफ्ज़ लिख के फिर आप फुल स्टॉप लगा दें, फिर पूछें किसी से कि यार क्या करना है, फिर केस लॉ कोई कॉपी करके पूरा पेस्ट कर दें, ठीक, तो इस तरीके से जाहिर सी बात है क्वालिटी जॉब जजमेंट तो नहीं आएगी, लंबी हो जाएगी लेकिन क्वालिटी नहीं आएगी। नहीं आएगी। अच्छा सर, आप भी पार्ट रहे हैं जुडिशियल सिस्टम का फॉर 6 to 7 लॉन्ग ईयर्स। अच्छा खासा टाइम होता है, टैकेट से थोड़ा सा ही कम है। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे और क्या फ्लॉज आपने देखे जो कि बहुत ज़रूरत है इमीडिएटली करेक्ट करने के और बर्डन जिससे कम हो सकता है जुडिशरी पे? एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, कुछ बुरा भी रहा, पर जुडिशरी में पहले ये बुरा बताएं। बुरा एक्सपीरियंस ये है कि आप देखें आज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो आपके सेशन जजेस होते हैं उनकी कुछ इंटरफ्रेंस ज़्यादा होती है, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का गुलामी का निज़ाम होता था, जहाँ पे एक अंग्रेज़ आ गया तो बाकी सारे उसके गुलाम हैं, ठीक है, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो आज भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इस तरीके का निज़ाम है कि आपको ये समझें कि अपना इवन मीटिंग में ओपिनियन देने की भी पूरी इजाज़त नहीं होती। जो ज़्यादा बोलता है जज उसको डिस्ट्रिक्ट जज टारगेट कर लेता है, ठीक। तो इस तरीके के कुछ ऑर्थोपेडिक निज़ाम है अभी तक हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। और ये है कि अगर आप किसी ताकतवर के खिलाफ फैसला दे देंगे, या कोई हाई कोर्ट के जज का रिश्तेदार है या उसका कोई दोस्त है, अगर उसको आपने कोई शोकाज भी निकाल दिया तो आपके बात गले पड़ जाएगी। तो ये कुछ बैड एक्सपीरियंस थे। बाकी अच्छे एक्सपीरियंसेस ये हैं कि आपको लर्निंग हो जाती है और आप जुडिशरी में डिफरेंट केसेस जैसे सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, एक थोड़े अरसे में बहुत सारी चीज़ों पे आप ग्रिप कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें ज़िंदगी भर आपको काम आती हैं। जब आप जजमेंट लिखते हैं तो दोनों लॉयर्स आपको जो असिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग लॉ की बेहतर हो जाती है, ठीक, इस तरीके से। और आपको आर्ट ऑफ जजमेंट भी आ जाता है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एविडेंस को एवेल्यूएट करने के लिए या रिप्रेजल ऑफ एविडेंस के लिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। बाकी फ्लॉस की बात कर रहे हैं तो देखिए हमारी जुडिशरी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ा फ्लॉ इस वक्त मेरी नज़र में करप्शन है। जुडिशरी से आप करप्शन को हटाएं सबसे पहले, उसके बाद जो है रेशियो ऑफ जजेस। हमारी जितनी पॉपुलेशन है उतने जजेस नहीं है। आप देखें हाई कोर्ट से केसेस ट्रांसफ़र हो गए सिविल सिटी कोर्ट में, आप भी कोर्ट में जाते होंगे, सीनियर सिविल जजेस जो बेचारे बैठे हैं वहाँ पे, उनके कोर्ट भी पूरी फाइलों से भरी हुई है
दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि आप एक दिन में 150 केसेस की सुनवाई कर लें। हाई कोर्ट में तो ये होता था कि भाई जैसे आपकी मर्जी है, ब्रेक में डिस्चार्ज करके चले गए बोर्ड। वहाँ तो नहीं कर सकते ना, वहाँ तो हर वकील को आपको सुनना पड़ेगा। ठीक, डेट भी आप ऐसे दूसरे वकील की इजाज़त के बगैर दे देंगे, दूसरा वकील आके आपसे झगड़ा करना शुरू कर देगा। दूसरा फैक्टर एक ये भी है कि पॉपुलेशन के मुताबिक जजेस नहीं है, और हमें हमारे यहाँ से एक बड़ा फुकदान ये भी है कि आप देखें, हम आज भी हमारे यहाँ पे 1800 का लॉज चल रहे हैं, हम लॉज को अमेंड नहीं कर रहे। हमने नेशनल जुडिशल पॉलिसी बनाई 2009 में, उस जो जुडिशल पॉलिसी में डायरेक्शन दी गई कि मजिस्ट्रेट बेल डिसाइड करेगा विद इन 3 डेज, सेशन जज बेल डिसाइड करेगा विद इन 7 डेज। अगर आप जाके जजेस को बोलें कि सर यू हैव टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन विद इन 3 डेज, नेशनल जुडिशल पॉलिसी में लिखा हुआ है, नेशनल जुडिशल पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी होती है, इसको कौन फॉलो करेगा? अगर जजेस ये बोलना शुरू कर देंगे तो एक बेल एप्लीकेशन 20 दिन पड़ी हुई है, 15 दिन पड़ी हुई है, क्यों? सिविल केस जो है, हाई कोर्ट के जजेस भी डायरेक्शन दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को 90s के पुराने केस डिस्पोज ऑफ करें। खुद यहाँ पे 40 साल से चला रहे थे, वही केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे थे। तो एक टाइम मैकेनिज्म होना चाहिए केस फ्लो मैनेजमेंट के लिए कि आप एक टाइम फ्रेम बनाएं कि सिविल केस, अभी जैसे अमेंडमेंट आई आपने स्पेशल इफेक्ट में देखी होगी कि सूट फॉर डिक्लेरेशन 6 महीने में डिसाइड होना है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी? कभी नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? जो जजेस इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे उसके ऊपर अगर हाई कोर्ट ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करना शुरू कर दी ना, जब जजेस के अपने गले में बात आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वो कहेगा कोई भी वकील आ जाए भाई मैं केस चलाऊंगा, मैं हफ्ते से ज़्यादा डेट नहीं दूंगा, मुझे अपनी नौकरी प्यारी है, वो केस खत्म हो जाएंगे। तो आप एक टाइम मैकेनिज्म बनाएं। देखिए क्रिमिनल के केसेस तकरीबन जल्दी खत्म हो जाते हैं, कोई केस चला ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल, अदरवाइज वो केसेस 2-3-4 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो सिविल का मैकेनिज्म भी ऐसा होना चाहिए, लॉज में अमेंडमेंट करें इस तरीके से। और एक गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं होता, जुडिशरी के लिए भी होता है। आप अपने स्टाफ को भी कंट्रोल करें, ठीक है। और इन चीज़ों गुड गवर्नेंस के अलावा जब भी हम जुडिशरी में देखते हैं कि ठीक हम आज भी उस दौर में चल रहे हैं कि पूरा फाइल आपको लाना है, वो रीडर साहब फाइल ढूंढते रहेंगे, आप बाद में आ जाना फाइल मिलेगा, फिर आपने 2000 रुपये थमा दिए उसको फाइल मिल गया, फिर वो आपको सारी फाइल भी जल्दी मिल जाएगा। आज डिजिटलाइजेशन का दौर है, आप पूरे निज़ाम को डिजिटलाइज करें, ठीक, आप इतनी आसानी पैदा करें कि भाई जो केसेस हैं वो डिजिटली भी फाइल हो जाएं। पासपोर्ट आपका डिजिटली बन सकता है, नादरा की एप्लीकेशन, अकाउंट आपके खुल सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप केसेस को भी इस तरीके से करें, भले आप स्क्रूटिनी टीम बना दें, ठीक है, कम से कम या ऐसे करें कि भाई आप आ रहे हैं डिजिटली केस दे दें। इससे ये आसानी होगी, अगर प्लेंट, एनेक्चर, रिटन स्टेटमेंट्स, उसके सारे एनेक्चर एविडेंस पूरी डिजिटलाइज है तो हर शहरी अपने पूरे केस को घर बैठे देख सकता है कि क्या क्या हुआ। उसको ये नहीं होगा कि वकील साहब अगला 3 बजे आके क्या फाइल करके चला गया, हमें ही पता नहीं कि क्या फाइल, दूसरी डेट पर देखते हैं भाई ये एप्लीकेशन कहाँ से आ गई। तो हमें इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट था, आई बिलीव 2021 में एक रिपोर्ट आई थी कि हमारी जुडिशरी 130 पे आउट ऑफ ये 139 कंट्रीज। उस वक्त में लीगल इस सेल में था, हमने जवाब भी बनाया था इसका अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज लॉर्डशिप जस्टिस फैसल कमाल साहब। तो हमारी जुडिशरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सबसे अहम चीज़ तो जजेस को एजुकेट करें। आप जो जज साहिबान बैठे हैं उनको ये आप बताएं कि आप वडेरे नहीं हैं, आप जज हैं। जज और वडेरे में फ़र्क होता है, ठीक। आप अगर चीज़ें कुछ लॉयर से एक्सपेक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली लॉयर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में जुडिशरी में इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन माय पर्सपेक्टिव। सर एक और फ्लॉ जो मुझे एटलीस्ट बड़ा नज़र आता है कि समटाइम जजेस प्री डिटर्मिन्ड होते हैं, एंड जो वकला के दलाइल वो सुन रहे होते हैं वो जस्ट इसलिए सुन रहे होते हैं कि वकील के आर्ग्यूमेंट सुनने हैं, क्योंकि सुन के फैसला करना है, बट फैसला ऑलरेडी उनके माइंड में होता है प्री डिटर्मिन्ड। और केस लॉज एटलीस्ट मैंने आज तक जितनी बार दिए ज़्यादातर यही हुआ है कि मेरे केस लॉज को अगर मेरे अगेंस्ट डिसीजन अगर आया, बस उसको नोट किया गया, डिस्टिंग्विश्ड, एक लाइन में लिखा गया, एक लाइन में लिखा डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फैक्ट्स यस इन द प्रेजेंट केस, रिस्पेक्टफुली डिस्टिंग्विश्ड। हाँ यही होता है। बस ये कर दिया जाता है, हालांकि रेलिवेंट भी होंगे। तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए और ये क्या कितना प्रॉब्लमेटिक है? आप मुझे ये बताएं कि अगर एक जज के पास एक वकील सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेके गया, वो जज कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता, जो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसके ऊपर बाइंडिंग है। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी बोला कि आप जब तक जजेस को एजुकेट प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, आप उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं करेंगे, तब तक ये जो लेकुना है या ये जो फिला है जुडिशरी से ख़त्म नहीं होने वाला। अगर हम मीटिंग में बैठते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आपने मेरा रेजिग्नेशन मैंने दिया था 2022 में, 6 सफ़े का रेजिग्नेशन था, एंड इट वाज डिस्कस, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ था कि एक जज ने रिज़ाइन किया है, पूरी मीडिया पे भी आया था, एक जज ने रिज़ाइन किया है और उसने जुडिशरी के पूरे फ्लास को बताएं। अगर आपने वो पढ़ा होता है उसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब दे दीजिए, सबसे पहले देंगे, सारे पढ़ लें। सबसे पहले उस सबसे पहले देखें, हम अगर पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की फ्लॉ की बात करें, स्ट्रक्चर आपका आउटडेटेड है,
वहाँ पे जजेस को बुनियादी सहूलतें नहीं है। कराची में जजेस को रहायश आप मुहैया नहीं कर रहे, रेंट पे रह रहे हैं। सिक्योरिटी जजेस को कोई नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है। या आप सेशन जजेस की इतनी इंटरफेरेंस है जुडिशल सिविल जजेस या सीनियर सिविल जजेस के काम में, ठीक, कि हर चीज़ पे अगर मजिस्ट्रेट प्रॉपरली सेक्शन 63 के पावर एक्सरसाइज करे जो डिस्चार्ज करने के उसके पावर है। हमने की मर्डर केस में भी डिस्चार्ज की हमने कंडियारों की पोस्टिंग में। सेशन जज आपको बुला लेगा कि अब तुम अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज समझने लगे हो कि तुम मर्डर केस में 63 में डिस्चार्ज कर रहे हो। भाई मैंने कर दिया तो ऑर्डर चैलेंजेबल है, आपके पास आ जाएगा, आप सेटिस्फाइड कर देना। अगर आप किसी जज को प्रॉपर अपने इंडिपेंडेंटली पावर एक्सरसाइज नहीं करने देंगे, वो कहाँ से आउटपुट देगा आपको? सारा दिन उसको ये होगा कि नाराज़ ना हो जाए। अब क्या चल रहा है साउथ में, कैसे जाएँ कि भाई हमें पता चला है कि CBC के खिलाफ जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? CBC वाले में वो बैठे हैं, हमारे जो मुल्क पूरा चला रहे हैं वो बैठे हैं। भाई CBC की तरफ नहीं जाना, CBC के खिलाफ डिसीजन भी नहीं देना आपने। तो ये कहाँ, कैसे जुडिशरी इम्प्रूव करेगी, कैसे एम्पावरमेंट आएगी जुडिशरी में, कैसे इंडिपेंडेंस आएगी जुडिशरी में? अगर आप मजिस्ट्रेट वहाँ पे जुडिशरी में काम करते हैं, वहाँ पे आप उनको बेसिक स्ट्रक्चर तक नहीं दे रहे। कंस्ट्रक्शन तो आउटडेटेड है ही है। वो बेचारा बैठा किस तरीके से, मजिस्ट्रेट हो, सीनियर जज, इवन ADJs भी हो, आप जाएँ सिटी कोर्ट में देख लें, सिर्फ DJ का चैम्बर शानदार बना हुआ है, बाकी सारे वो जजेस नहीं है क्या? वो भी जजेस हैं, दे डिजर्व रिस्पेक्ट। 18, 19, 20 ग्रेड में सर्व कर रहे हैं, आप उनको पूरा स्टाफ तक नहीं देते, वो कहाँ से काम करेंगे? अभी मैं मलिर में गया कुछ दिन पहले, एक जज कह रहा है सर मेरे पास 1200 का बोर्ड है, मैं जस्ट DJ को कहता हूँ स्टाफ दो मुझे, सर स्टीनो तो दे दें कम से कम, कह रहा है मैनेज करो, तुम अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो ये चीज़ है। वकील आया, जज साहब को गालियाँ देके चला गया, ठीक, क्या हुआ? DJ के पास जाएगा, सर ये वकील साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की हुआ है, मैनेज करो। मैनेज करो हर क्या चीज़ मैनेज करें, मतलब गालियाँ खाएं? तो मैं 2017 की बात है, एक वकील साहब से मेरा पड्डा हो गया था कंडियारों में। तो हमने भी कोर्ट उतार दिया कि आ जा भाई, कोर्ट में ही थी। तो मैं वो चले गए मेरे खिलाफ DJ के पास कि सर वो ये जज तो है ही नहीं, वो कह रहा है आ जाओ लड़ने के लिए। जज ने मुझे DJ साहब ने कहा कि तुम क्या भाई MP हो, SHA हो, क्या हो कि तुम वकीलों से लड़ रहे हो? मैंने कहा सर मैं जज हूँ, बेगरत नहीं हूँ, ये फ़र्क है। कोई वकील, अगर मैं जज से पहले कोई बंदा मुझे कुछ बोलेगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मतलब जज बनने के बाद क्या मैं अपनी डिग्निटी को भूल जाऊँ? कोई भी बंदा आए मुझे गालियाँ देके चला जाए, तो इससे अच्छा है मैं रिजाइन, फर्स्ट रिजाइन में कर रहा था 2017 में। ज्वाइनिंग के 1 साल पर बाद। कुछ सीनियर लॉयर हैं जिन्होंने मना किया कि आप रिजाइन नहीं करो, फिलहाल कंटिन्यू करो जॉब को। तो ये इशू है, जजेस के साथ बहुत सारे इशू हैं। देखिए इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जजेस सही होते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते भी है जो वकीला को मजबूर करते हैं कि भाई उनको बोलें। देखिए आप अगर लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये लॉयर की ड्यूटी है टू क्रिटिसाइज द जज। ऐसे नहीं है कि जाएंगे एक माइलोड करके जज को अपील भी नहीं देनी, काबतुल्ला बने हुए हैं और हमें वापस निकल जाना, इस तरीके से नहीं होता। अगर कोई जज गलती कर रहा है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लॉयर। पहले हाईकोर्ट में सीनियर जजेस हुआ करते थे, सीनियर वकील उनको कहते थे कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आज आप हाईकोर्ट में बोल के तो दिखाएं। वो सीधा घर में dismiss। मुलाजिम को इतनी गालियां नहीं देते होंगे जो हाईकोर्ट में जितनी वो वकीलों को देते हैं। हमने एक कोई जज साहब थे अभी रिटायर हो गए, वो कह रहे थे ओपन कोर्ट में मेरी कोर्ट में काले कोर्ट की इज्जत नहीं है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जुडिशरी में फ्लॉज हैं। 2009 में कोड ऑफ कंडक्ट हुए, पब्लिश किए गए, जिसको हिज लॉर्डशिप जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने सर्कुलेट भी किया। अ जज मस्ट बी स्ट्रांग नॉट हार्श। हमारे यहाँ पे जज स्ट्रांग नहीं है, हार्श है। वैसे सर आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, जुडिशरी तक आप आए, कहाँ से आपकी स्कूलिंग है, ऑन ऑल दैट? स्कूलिंग तो हमारी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरठ से ही थी इंटरमीडिएट तक। आफ्टर दैट आई डिड माई LLB फ्रॉम SM लॉ कॉलेज इन 2014। फिर ये लॉ गेट नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी, हमने उसमें लॉ गेट में टॉप किया था पूरे पाकिस्तान में। 400 स्टूडेंट थे एट दैट टाइम 2015 में जिन्होंने अप्लाई किया था। फिर 2016 में मैंने LLB की फ्रॉम SM लॉ कॉलेज जो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। सेकंड पोजीशन आई थी मेरी पूरी कराची में। उसी साल में फिर मैं जज भी बन गया, 5th पोजीशन आ गई मेरी जुडिशरी में। फिर जुडिशरी में रहे, 2019 में PhD का टेस्ट क्वालिफाई किया। हम जब कराची यूनिवर्सिटी में गए तो बैन कर दिया हाईकोर्ट ने कि उनकी फैकल्टी पूरी नहीं है, आज तक नहीं हो रही PhD कराची में, इस वजह से। यही एकेडमिक। बाकी जुडिशरी के दौरान ये स्कूलिंग यहीं थी। जुडिशरी के दौरान जब लीगल रिसर्च सेल में मेरी पोस्टिंग हुई थी 2022, तो उस वक्त मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे यंग लॉयर्स की एजुकेशन के लिए, जो SPLR में और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में पब्लिश हुए थे। तो यही एजुकेशन थी। सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव सेशन था। खासकर जो लोग जज बनना चाह रहे हैं उनके लिए, जो जुडिशरी को जानना चाह रहे हैं उसके फ्लॉज को या इनसाइट्स उसके लिए, उनके लिए। सो व्यूअर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों तक। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।